Hello everyone, welcome back to our video of RFLP second part. So आज हम बात करने वाले हैं typical steps of RFLP. Is it really typical? हमें ये आगे पता चलेगा. So first step होता है extraction of genomic DNA. Okay, तो सबसे पहले हमें सैम्पल DNA एक्सट्रैक्ट करना होता है, यानी कि जीनोमिक डीएनए. ओके, सो इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी के ब्लड, सलाइवा या फिर दूसरे सैंपल में से सेल लिया गया एंड उस सेल से फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया. ठीक है, तो ये मैंने इंडिविजुअल ए का जीनोमिक डीएनए ले लिया एंड इंडिविजुअल बी का जीनोमिक डीएनए ले लिया. नाउ द सेकेंड स्टेप इज डीएनए फ्रैगमेंटेशन. ओके, डीएनए फ्रैगमेंटेशन नहीं करेंगे तो फिर हमें डिफरेंट लेंथ के डीएनए फ्रैगमेंट्स कैसे मिलेंगे, राइट? सो इंडिविजुअल ए के जीनोमिक डीएनए और इंडिविजुअल बी के जीनोमिक डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया गया है. याद रखना, हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करना है. सो आफ्टर दैट प्रोसेस वी फाइनली गॉट मिक्सचर ऑफ RF of A, individual A and individual B separately in a test tube. Okay, यानी कि after treating it with restriction enzyme, the genomic DNA of A and genomic DNA of B fragmented हो गए. ठीक है, fragments बन गए इनके. कहाँ से बनेंगे? Obviously जहाँ जहाँ इनके genomic DNA में recognition site of this enzyme will be present. So mixture of RF for individual A and individual B हमें मिल गया. उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप, सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स बाय एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब हम क्या करेंगे, इन डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी को सेपरेट करेंगे बाय द मेथड एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो इसका एक अलग से वीडियो बनाया था मैंने, जहाँ पे हमने इसकी प्रिंसिपल की बात की थी. ओके, सो बेसिकली इसका मेन थीम ये है कि हम एक एगरोस जेल जो कि पोरस होता है उसमें हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को लेंथ वाइज सेपरेट कर देते हैं. ओके, सो हमें याद होगा कि डायरेक्शन ऑफ डीएनए मूवमेंट कैथोड टू एनोड होता है. ऑलराइट, ऑल्सो देयर वॉज वन कॉन्सेप्ट जहाँ पे मैंने ये बताया था कि लॉन्गेस्ट फ्रैगमेंट सबसे ऊपर यानी कैथोड के बहुत पास में हो जाता है एंड स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स बहुत दूर ट्रैवल करके एनोड के पास जमा हो जाते हैं. तो आपको अब ये वाली डायग्राम भी याद होगी जहाँ पे मैंने बताया था कि डिफरेंट लेंथ के डीएनए फ्रैगमेंट्स डिफरेंट बैंड्स बना लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ए का इंडिविजुअल ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने जस्ट डायग्राम शो करने के लिए यहाँ 4 बनाया है. बट क्योंकि हमने शुरुआत में इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी लिया था तो हम ऑब्वियसली एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी को कंसिडर करेंगे. ओके, सो आफ्टर द स्टेप ऑफ सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स बाय एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो आवर नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कंपेयर दीज टू. अब यहाँ पे गौर फरमाओ, बैंड ए यानी जहाँ पे मैंने उस वेल में जहाँ पे मैंने पर्सन ए यानी इंडिविजुअल ए के सैंपल्स डाले थे. ओके, ये वाला जो मिक्सचर था, मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल ए, वो मैंने यहाँ पे डाला था. ओके, एंड देन मैंने एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को शुरू कर दिया. सो धीरे धीरे ये डीएनए के बैंड्स बन गए. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही डीएनए प्रेजेंट हो. अगर मेरे पास 2 सेम साइज़ के डीएनए है जो कि यहाँ पे होंगे तो ये हो सकता है यहाँ पे 2 डीएनए प्रेजेंट हो, 2 डीएनए फ्रैगमेंट्स या फिर 3 डीएनए फ्रैगमेंट्स, 5 डीएनए फ्रैगमेंट्स, कितने भी हो सकते हैं. हम वो काम नहीं कर सकते. ठीक है, उसके लिए फिर अलग से उसको निकाल के सेपरेट करो, फिर अलग प्रोसेस होता है. अब देखो, इंडिविजुअल ए का 1, 2, 3, 4 एंड 5
5 बैंड्स हमें मिला है, जबकि इंडिविजुअल बी का 1, 2 एंड 3 बैंड्स हमें मिला है। यानी कि इंडिविजुअल ए में 5 डिफरेंट साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स बने थे डीएनए के, वेयर एज इंडिविजुअल बी में 3 डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बने थे। ध्यान रखना इस बात का, मैंने पहले भी जैसा कि बताया, हम नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ लेंथ के बेसिस पे टाइप्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट की बात कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल ए में लॉन्गेस्ट ये वाला है, वेयर शॉर्टेस्ट ये वाला है। इंडिविजुअल बी में लॉन्गेस्ट फ्रैगमेंट ये वाला है, शॉर्टेस्ट फ्रैगमेंट ये वाला है। सो अगर पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट फ्रैगमेंट कौन सा है तो ये होगा, बिकॉज इंडिविजुअल ए और बी में ये वाला कैथोड से बहुत कम डिस्टेंस पे मूव किया है। और अगर हम पूछे कि शॉर्टेस्ट कौन सा है तो ये वाला होगा, बिकॉज ये एनोड के सबसे करीब पाया जाएगा। याद रखना, हम यहाँ इंडिविजुअल ए एंड बी को कंसिडर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मैंने पहले के एग्जाम्पल में इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी के जीनोमिक डीएनए का फ्रैगमेंटेशन किया था। ठीक है, सो ये था एगरोस जेल का प्रोसेस। नाउ यहाँ पे देखो, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, हेंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड एंड रिपल्शन इज फ्रॉम कैथोड। ठीक है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव साइड के पास और रिपल्सिव होगा फ्रॉम द कैथोड। ठीक है, तो कैथोड से रिपल्शन होगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एज आई मार्क्ड हियर। सी दिस वन, ये डायरेक्शन है ऑफ मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। Hence movement is from cathode to anode and hence slots are kept at cathode। हाँ, एक बात और, बच्चे सोचते हैं कि ये वेल कैथोड पे ही क्यों बनाया गया है, तो इसका जवाब ये है क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, सो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में इजीली मूव कर पाएंगे। अगर मैं इसे पॉजिटिव यानी एनोड साइड में रख दूँ तो ये मूव ही नहीं कर पाएगा ना, इसके पास तो डिस्टेंस ही नहीं बचेगा मूव करने के लिए, तो ये सेपरेट कैसे होगा, फिर हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा फ्रैगमेंट बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसलिए केस डिस्कस करने के पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। So, because of the uniqueness of genomic DNA sequence, RFLP pattern of an individual with respect to any particular restriction enzyme is always unique to that particular individual only. तो क्योंकि हमने जैसा पहले भी बात किया था कि क्योंकि जीनोमिक डीएनए ऑफ एन इंडिविजुअल के पास एक यूनिक रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होता है जो कि दूसरे इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में डिफरेंट होगा। ओके, यूनिक इसलिए हमने यूज़ किया यूनिक, क्योंकि वो इंडिविजुअल के पास वही प्रेजेंट होगा उसके जीनोमिक डीएनए में उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो इसलिए हमें यूनिक फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, यानी RFLP पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल डिफरेंट होगा फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। Consequently, when genomic DNA samples of 2 or more people is digested with the same restriction enzyme, they never yield exactly same RFLP। वही पॉइंट है कि अगर हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जीनोमिक डीएनए को डाइजेस्ट करवाएंगे तो हमें कभी भी सेम RFLP पैटर्न नहीं मिलेगा until and unless वो twins ना हो। Alright, when genomic DNA sample of an individual is repeatedly isolated and digested each time with the same restriction enzyme, it reproduces the identical RFLP pattern। वही RFLP पार्ट 1 का पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था। So RFLP patterns serve like a fingerprint of a person's genomic DNA and can be utilized to reveal the source or identity of a DNA sample। तो क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल का यूनिक पैटर्न है, RFLP पैटर्न यूनिक होता है हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है,
तो इस वजह से हम उसे उसका फिंगरप्रिंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दैट्स वाई डीएनए सैंपल यूज़ होते हैं उस इंसान का पता लगाने के लिए। आगे केस स्टडी करेंगे ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। But before that, it's important to discuss about application of RFLP analysis. RFLP analysis can be used to determine or confirm the source of a DNA sample, such as in paternity test or criminal investigation. तो ये वही बात है कि हर एक इंडिविजुअल का क्योंकि डिफरेंट होता है ना, तो हम DNA सैंपल जो हमें या क्राइम सीन में मिलता है या फिर एक बच्चे के अंदर से मिलता है, तो हम उसका यूज़ करके उस बच्चे के फादर का या फिर उस क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं। RFLP test is used in identification and differentiation of organism by analyzing unique patterns in genome. कई बार ना RFLP का यूज़ इवोल्यूशन में DNA में क्या चेंजेस हुए ये पता लगाने के लिए भी करते हैं। RFLP analysis was also the basis for early method of genomic fingerprinting useful in identification of sample retrieved from the crime scene and in characterization of genetic diversity or breeding pattern in animals. Okay, so as I told you, अब हमारे पास एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आने वाला है एंड CID तो हम सब ने देखी होगी। कौन कौन देखते थे मुझे कमेंट करना, ओके। अब हम बनने वाले हैं डिटेक्टिव। ओके, सो हेयर वी हैव आवर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सो देयर्स अ केस जहाँ पे क्राइम हुआ एंड क्राइम सीन से हमें ब्लड सैंपल मिला है, ओके, जो कि क्रिमिनल का है। अब हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स है, A, B एंड C। अब इन तीनों में से कोई एक है जो कि क्रिमिनल है, जिसका ब्लड सैंपल हमें क्राइम सीन से मिला है। अब रियल कल्प्रिट कौन है ये पता कैसे चलेगा? यस, RFLP एनालिसिस के थ्रू। ओके, सो एक साइड मैंने क्राइम सीन वाले ब्लड लिया है एंड एक साइड मैंने जो सस्पेक्ट्स थे हमारे 3 इंडिविजुअल A, B एंड C, उनके ब्लड ले लिए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उनके जीनोमिक DNA एक्सट्रैक्ट किए उनके ब्लड में से। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ब्लड में RBC के पास जो न्यूक्लियस होता नहीं है, सो RBC हमारे काम की नहीं होगी। ऑल्सो हम जो CIDs में देखते हैं ना, हेयर लिया जाता है, हेयर। सो हेयर इज़ बेसिकली केराटिनाइज्ड प्रोटीन, सो उसमें भी DNA प्रेजेंट नहीं होता है। सो हम हेयर क्यों लेते हैं? चांस होता है कि हेयर का हेयर फॉलिकल हेयर में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उस हेयर फॉलिकल से हम ऑब्वियसली वो DNA निकाल सकते हैं बिकॉज वो सेल हुआ। बट जो हेयर है उसका कोई काम नहीं होता बिकॉज वो एक केराटिनाइज्ड प्रोटीन है जिसमें हमें जीनोमिक DNA नहीं मिलेगा। ऑल्सो क्राइम सीन से जो ब्लड लेते हैं ना, उसमें भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें टाइमली जीनोमिक DNA निकाल पाए हम। क्यों पता है? बिकॉज ना वहाँ पे ब्लड ड्राई हो जाएगा या फिर हमारी नज़र ब्लड के स्पॉट पे बहुत लेट पड़ेगी, तब तक लाइक सेल डाई हो जाता है, चांस है। सो हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं ना CID वाले बहुत चालाक होते हैं। ओके, अब ये डिस्कशन हो गया है, सो इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इस जीनोमिक DNA को EcoR1 से ट्रीट करवा दिया, ठीक है। बेसिकली मैं EcoR1 इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ही ईजी सा है, लाइक ये इसके बारे में पढ़ते भी हैं हम लोग एंड हमें बहुत फैमिलियर हो जाता है बार बार पढ़ने से। एंड ये एग्जांपल एक बहुत इजी सा एग्जांपल है एंड इसका रिकॉग्निशन साइड भी इजी है टू रिमेंबर, दैट्स वाई मैं हर बार EcoR1 यूज़ करती हूँ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होने के बाद मुझे मिक्सचर ऑफ RF मिल गया है,
ठीक है, सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी एंड क्राइम सीन वाले ब्लड का। अब मैं क्या करूँगी, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक साइड मैंने क्राइम सीन वाला डाल दिया है, ठीक है, क्राइम सीन वाला रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स डाल दिया है। उसके बाद एक साइड ए, बी और सी इंडिविजुअल्स के रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स का मिक्सचर डाल दिया है। अब क्या हुआ, मैंने इसको कैथोड और एनोड से कनेक्ट करके एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे देखो, मेरा जो क्राइम सीन वाला ब्लड का रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है, ओके, उसका ये बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5, बैंड 6, 6 बैंड मिले मुझे। ऑलराइट, अब इंडिविजुअल ए का देखो 1, 2, 3, 4, 5 बैंड मिले। इंडिविजुअल बी का देखो 1, 2, 3, 4, 5 मिले। इंडिविजुअल सी का देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैंड्स मिले। ऑलराइट, तो आई गेस हमें पता चल गया है कि ये क्राइम सीन में जो हमें ब्लड मिला था उसमें जो जीनोमिक डीएनए है वो किसका है। ऑलराइट, बट वेट, ऐसा भी तो हो सकता था कि ए और बी के भी सेम नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स बन जाए। अगर मैं यहाँ पे बी का मान लो सपोज 6 फ्रैगमेंट्स बना देती, तब कैसे पता करते, बिकॉज नंबर ऑफ बैंड्स यहाँ पे और नंबर ऑफ बैंड्स बी और सी के तो सेम हो जाते। यस, सो देयर इज अनदर प्रोसेस जहाँ पे हम ये बैंड के लेंथ को चेक करते हैं। ऑलराइट, तो अब ये मेरे पास पूरा एग्रोस जेल का ये है, ठीक है, रीडिंग है। मैंने इसको प्रिंट कर लिया, ठीक है, फोटो लेके इसका प्रिंट मार लिया। अब मैं चेक करूँगी लॉन्गेस्ट बैंड कौन सा है। लॉन्गेस्ट फ्रैगमेंट इंडिविजुअल ए का है एंड शॉर्टेस्ट फ्रैगमेंट इंडिविजुअल बी का है। ओके, ये तो अलग डिस्कशन हो गया। ऑलराइट, तो क्राइम सीन वाले ब्लड का देखो फर्स्ट बैंड यहाँ पे है। अब ये फर्स्ट बैंड कहाँ मैच कर रहा है, सी के फर्स्ट बैंड से मैच कर रहा है। सेकेंड बैंड भी सी के सेकेंड बैंड से मैच कर रहा है। थर्ड बैंड ऑफ क्राइम सीन ब्लड सैंपल मैचेस विथ सैंपल सी। माय गॉड, अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं बता रही हूँ। यहाँ पे इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल सी दोनों का मैच कर गया, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट बैंड इंडिविजुअल सी से मैच कर रहा है एंड अगेन ये वाला बैंड भी इंडिविजुअल सी से मैच कर रहा है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड्स, ठीक है, जो क्राइम सीन पे मैच कर रहा है, यानी एग्जैक्टली कॉपी इज द सैंपल सी, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 3-4 बैंड मैच कर जाते, जिस प्रकार से यहाँ पे इंडिविजुअल ए का भी मैच किया है। हो सकता है कि इंडिविजुअल ए का 4 या 5 मैच कर जाता और इंडिविजुअल सी का पूरा मैच कर रहा था 6 के 6, तो भी हम ये कहते कि क्राइम सीन वाला जो ब्लड सैंपल है वो इंडिविजुअल सी का ही है। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, यानी अगर क्राइम सीन वाला ब्लड एग्जैक्टली सी से मैच नहीं करता, 4 या 5 होता, तब हम कुछ दूसरा मेथड ट्राई करते क्रिमिनल को पकड़ने का। बट क्योंकि मेरे केस में तो पूरा मैच कर चुका है, तो हमें हमारा कल्प्रिट मिल चुका है। तो रियल कल्प्रिट कौन हुआ मेरे केस में? इंडिविजुअल सी। अब इसे पकड़ के जेल में डाल दो। ओके, सो इतना ही डिस्कशन था हमारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन केस में। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हो एंड RFLP एनालिसिस का इम्पोर्टेंस भी समझ में आया हो। ओके, सो अब आप खुद से रिवाइज करो इस चीज़ को एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट योरसेल्फ। ऑब्वियसली ये इन्वेस्टिगेशन जस्ट एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए था और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए भी था, बट आई होप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया हो, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
इस पे MCQ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एंड लॉन्ग आंसर टाइप भी. सो प्रैक्टिस मोर. ओके देन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Until and unless, keep practicing. Bye bye.